चलो जी, मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या होता है मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी। तो सोल्वेंसी, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। सोल्वेंट, पहले आप बताओ सोल्वेंट। सोल्वेंट था हमारा जिसकी एसिड्स इतनी हैं कि वो अपनी लायबिलिटी को फुली कवर कर सकता है, यानी कि एसिड्स इज मोर देन इट्स लायबिलिटीज। ठीक है जी। वैसे ही एक इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी की जितनी एसिड्स है, यानी कि एसिड्स इंक्लूडिंग प्रीमियम इनकम, क्योंकि सारा का सारा एसेट तो इसका प्रीमियम से ही आया था ना, तो जो भी इसका इनकम है, जो भी कुछ है, तो इन सबको प्लस कर दो। अगर ये ज्यादा है किससे? इसकी लायबिलिटीज से। लायबिलिटीज कैसे अराइज होगी? जितना इसने मार्केट में प्रॉमिस किया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ लॉस आई विल रिपे यू, या फिर इसने और लोगों से लोन लिया हुआ है, या अपने फाइनेंसिंग पोजीशंस को कुछ इस तरह से हैंडल किया होगा कि इसकी लायबिलिटीज इसने कुछ तो कैलकुलेट की होगी, इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट वर्ड समझते हो? इन फ्यूचर मैम जो अराइज हो सकती है। यस मैम, जो फिक्स नहीं है अभी, इन फ्यूचर किसी अनसर्टेनिटी से हो सकती है। हाँ, जो पक्की नहीं है, बेसिकली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक पक्की नहीं हुई, तो उनको बोलते हैं हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इंश्योरेंस बिजनेस की तो सारी लायबिलिटीज कंटिंजेंट होती है, बट फिर भी वो उस कंटिंजेंट लायबिलिटीज को इंक्लूड करके रखता है। तो मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी में डाई क्या बोलेगा कि इंश्योरेंस कंपनी तेरी जितनी औकात है, यानी कि जितनी तेरी एसेट्स है, जितनी तेरी प्रीमियम इनकम है, उन सबको प्लस कर ले। इसको प्लस करने के बाद मैं बताऊंगा कि तू मार्केट में कितना इंश्योरेंस बांट सकती है, यानी कि तेरी ये एसेट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए तेरी लायबिलिटी से। अगर तेरी एसेट कम हुई और तेरी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो वो दिन दूर नहीं जब तुझे बिकना पड़ेगा मार्केट में, तुझे नीलाम होना पड़ेगा। तो मैं तुझे नीलामी से बचाना चाहता हूँ, तो उस नीलामी से बचाने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी, कि इतना मार्जिन तू मेंटेन करके रख, 10%, 12%, 15%, इतना मार्जिन तू मेंटेन करके रख। अपनी एसेट्स का इतना हिस्सा अपने लिए रख, अपने पर्सनल यूज के लिए रख, बाकी मार्केट में लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है बाकी से, बाकी तू मार्केट में लगा दे। तो जब इतना रेशो मेंटेन होगा, से इसकी एसेट कितनी है? 100 करोड़ की, ठीक है, एक इंश्योरेंस बिजनेस की। तो ये मार्केट में सिर्फ 80 से 90 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस ही बांटे, इससे ज्यादा ना बांटे अपनी। सॉरी, 80 से 90 करोड़ कितने ही इंश्योरेंस बांटे, इससे ज्यादा ना बांटे, क्योंकि इससे ज्यादा बांटे की तो क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं कि भाई तू कमा तो पाएगी नहीं, साथ में तू भरे बाजार में नीलाम हो रही, यानी कि तेरा खुद का तो कुछ बचेगा नहीं, लोगों का भी पैसा डुबाएगी। तो ना तुझे लोगों का पैसा डुबाना है, ना तुझे खुद की वैल्यू घटानी है, इसलिए तुझे मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी मेंटेन करके रखना होगा। तो मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी कुछ नहीं है, इतना अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी यूज नहीं कर सकती, उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा अपने पास। ठीक है? यस मैम। जैसे बैंक्स रखती है ना कुछ पैसा अपने पास फ्री, जिसको वो कहीं पर भी नहीं लगाती, वैसे इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ पैसा अपनी जेब में रखना पड़ेगा। हम लोग रखते हैं अपने पर्स में घर से निकलते हुए, कोई 500, 1000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं एडिशनल, जिसको हम कहीं खर्च तो नहीं करते, बट फिर भी जरूरत पड़ जाए तो उस चीज के लिए रखा जाता है जो पैसा, उसको बोला जाता है बेसिकली मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी। ठीक है? यस मैम। चलो यस मैम। मैम इसका जो रेट होता है वो आईडी डिसाइड करता है? आई डिसाइड करेगा, टैरिफ कमेटी के साथ मिलकर डिसाइड कर सकता है, इसका तो काम ही रेट डिसाइड करना है। ओके मैम। ठीक है,
चलो जी, और कोई पॉइंट? मैम इसमें एक पॉइंट था, स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू फाइनेंस स्कीम। ये वाला है ना? यस मैम। चलो जी, ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हमने पहले पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? यहीं पढ़े थे हमने। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बनाता कौन है? इसको बनाने का काम है इरडाई का, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग क्या? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। ये ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो कनेक्टेड होते हैं इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए। इनका काम क्या है? इनका काम इतना है कि ये इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, इस तरह की एक्टिविटीज ये करते हैं। तो जब ये इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस को फायदा होता है, इनकी क्वालिटी एनहेंस होती है। तो ये क्या करते हैं? इनकी क्वालिटी को एनहेंस करने का काम करते हैं। तो जब किसी काम से आपकी क्वालिटी एनहेंस हो रही है, क्या आपको उनको फीस देनी चाहिए? जैसे कि आप लोग कोई कोर्स सीखने जाते हो तो आपकी वैल्यू एडिशन होती है, तो क्या आप उस कोर्स के बदले सामने वाले को फीस देते हो, उन्होंने आपके ऊपर जो टाइम लगाया उसके लिए? यस यस मैम। मैम। यस मैम। उसी तरह से ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बनाए किसने थे? इरडाई ने। तो इरडाई ही इनका ध्यान रखेगा। इरडाई क्या बोलता है? इरडाई बोलता है कि मैं ऐसी स्कीम्स बना रहा हूं जिससे कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रीमियम इनकम से, इनकम तो प्रीमियम वाली है ना, मतलब जो लोगों से पैसा ले रही है सिर्फ प्रीमियम इनकम, उसको यूज करेगी कहाँ पे? फाइनेंस स्कीम के अंदर। कौन सी फाइनेंस स्कीम? जो किस पर्पस के लिए बनाई गई है? इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। यानी कि उन लोगों को ये क्या करेगी? उन सारी स्कीम्स को फाइनेंस करेगी जिसका इकलौता पर्पस क्या है? जिसका इकलौता पर्पस है इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भला करना। तो इरडाई ने क्या बनाया? इरडाई ने पीओ बनाए। पीओ बोले तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब इस पीओ के खाने पीने की जिम्मेदारी भी इरडाई लेता है। इरडाई अपने घर से नहीं डालेगा, इरडाई बोलेगा पीओ बनाया था मैंने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी अगर बेनिफिट ले रही है तो यही फंडिंग प्रोवाइड करेगी। बस इस फंडिंग को देने के लिए इरडाई ने एक स्कीम बना दी, फाइनेंस स्कीम। जैसे कि हमारे टाइम पे जब टाइम टू टाइम हमारे को डोनेशन लेने के लिए लोग आ जाते हैं, बोला जाता है कि इस चीज पे डोनेट करो, इस चीज पे डोनेट करो, तो हम लोग डोनेट करते हैं बीइंग अ सोसाइटी पर्सन। वैसे ही बीइंग एन पर्सन ऑफ इरडाई, ये इरडाई को डोनेट करेगा पैसा। एक तरह से लगा लो डोनेशन मांग रही है, लेकिन ये डोनेशन कंपलसरी वाला होगा, इन्हें करना ही पड़ेगा इतना परसेंटेज। वो परसेंटेज स्पेसिफाई कर देगा, 1%, 2%, 3%, कि अपनी इनकम का टोटल 2% आपको देना पड़ेगा, या अपनी इनकम का आपको टोटल 3% देना पड़ेगा। किसके भले के लिए? इनके भले के लिए, ताकि ये लोग आपका भला कर सके। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है, ठीक है। मैम ये परसेंटेज ही सरेंडर वैल्यू होती है। कौन सी परसेंटेज? ये वाली बच्चे प्रीमियम इनकम का परसेंटेज होगा पूरे साल में। प्रीमियम जैसे कि मान लो आप कोई पॉलिसी लेते हो तो उसका प्रीमियम होता है, जैसे मान लो 3364 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, कुछ इस तरह के अमाउंट निकलते हैं पर मंथ जो प्रीमियम आपके जाती हैं। तो आपने मान लो कितना होगा ये 50,000 पूरे ईयर का आपने लगा, ठीक है। उसके लिए आपका जो प्रीमियम निकाल कर दिया सरकार ने या फिर उस इंश्योरेंस कंपनी ने, वो दिया कि आपको पर मंथ 3364 मेरे पास जमा कराने होंगे। उसके बदले आपका एक साल का 50,000 का इंश्योरेंस हो जाएगा, या बोल दो 1 लाख का हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इंश्योरेंस का थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है। तो अब ये जो 3364 वाला अमाउंट है ये हमें हर साल देना है। तो वो क्या बोलता है कि ये जो 3364 है ना, ये 3364 ही हमें करना है। प्राची आपने कर्सर का एक्सेस लिया हुआ है? मैम वो गलती से क्लिक हो गया था, सॉरी। छोटा भाई बैठा है क्या साथ में कोई, या घर का कोई छोटा बच्चा? चलो जी, भाई है मैम। ओके।
तो क्या हुआ, ये तो 3364 जो आपने जमा करवाए हैं, इस 3364 का अमाउंट लेगा, से इस 3364 का 2% या 1% या 3%, जो भी रेट डिसाइड है, प्रीमियम से निकालेगा, टोटल आपके सरेंडर वैल्यू से नहीं निकालेगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू में तो आप कुछ बढ़ा कर देते हो ना सामने वाले को, बढ़ाया हुआ अमाउंट जो एग्जैक्टली आपने रिसीव किया है उसका अमाउंट, तभी तो सिर्फ प्रीमियम इनकम लिखा है इसने यहाँ पे। ठीक है, मैम ये इतना डीप समझना इम्पोर्टेंट है क्या? पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ, वरना नहीं था इम्पोर्टेंट। एक्चुअल में जो आपके लेवल पे पढ़ाया जाता है, सिर्फ इसकी जो ये डेफिनेशंस है ना, ये पॉइंट्स हैं, इसको एग्जैक्टली हिंदी में कन्वर्ट करके बताया जाता है, इतना डीप में जाया ही नहीं जाता फाउंडेशन लेवल पे। बट आप पूछते हो तो मैं बता देती हूँ उस टाइम पे। अच्छा, इसे रब कर दूं स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है? Yes, ma'am. और बताओ इस टॉपिक में और कोई डाउट है? मैम एक जर्नल क्वेश्चन पूछे। मैम जिसके डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर दे मैम। और ओके, सुन लो, खत्म होने ही वाली है वैसे भी थोड़ी देर में। हाँ जी रिया। मैम अगर ये लगाओ एक मार्केट है जिसमें सबने इंश्योरेंस करवाया और वो भी एक ही इंश्योरेंस कंपनी से जो रेप्यूटेड है वहां पे, और वहां कोई फ्लाईओवर है जो उन शॉप्स के ऊपर गिर गया, तो एकदम इंश्योरेंस कंपनी इतना कवर कहाँ से करेगी? पड़ेगा वैसे, ये जो आपने बोला कि एकदम फ्लाईओवर है जो वहां से गिर गया, ये आपका आ जाएगा एक्ट ऑफ गॉड में, जो OMG वाली मूवी नहीं थी, उसका सेम क्राइटेरियन के ऊपर लग जाएगा। वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी यस होती है, मैम। इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं लायबल नहीं हूँ। एक्ट ऑफ गॉड हो गया या नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, वहां पर वो पैसा नहीं देती, वो रिस्क देती है जहां पर सिर्फ स्पेसिफाइड किसी एक का ही लॉस हो। जहां पर इतना हैवी लॉस होता है सबका, वहां पर जनरली वो बच जाती है एक्ट ऑफ गॉड का नाम देके। मैम इंश्योरेंस मूवी में तो कंपनी दिया तो था। इस केस में अपना इंश्योरेंस करवा लेती है ना मैम पहले ही। इंश्योरेंस कंपनी करवा लेती है, लेकिन जो हर एक इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये वाली नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि सुनामी में आपका नुकसान हुआ या बाढ़ आ गई, तो वो वाली जो चीजें हैं ना वो कवर नहीं होती। वो जनरली कुछ हाई क्लास उन चीजों के लिए कवर हो, जैसे मेराइन इंश्योरेंस हो गया आपका, या एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस हो गया, वहां पर तो इन एक्ट ऑफ गॉड के लिए भी आपको पैसा मिलता है, वो चीजें क्लेम होती हैं। लेकिन जो ऑन द अर्थ है आपका, जैसे नेचुरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर जनरली ये प्रॉब्लम्स आती नहीं, तो वहां पर आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे रिया ने बोला कि एकदम से पूरा फ्लाईओवर गिर गया, जितने भी दुकानदार थे सबकी दुकान का लॉस हुआ होगा, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी बड़े आसानी से बच जाएगी। उस टाइम पे पैसा कौन देगा? उस टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको मुआवजा देती है या पैसा देती है, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी की गलती की वजह से वो फ्लाईओवर गिरा है। एक एक्ट में फिर उसके ऊपर कई सारे एक्ट लग जाते हैं, किसी का नेग्लिजेंस हो जाता है, गवर्नमेंट भी अपना मुआवजा लेकर आती है, तो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है उसमें। ओके मैम। और बताओ। चलो जी, ये जो रोल ऑफ एडाई है, ये सब चीजें तो अपनी नॉर्मल है, पढ़ लेना, सारी की सारी उसके अंदर से निकल के आई है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इस चीज के अंदर। इस बार ये अच्छा दिया है वैसे टैबुलर फॉर्म, लास्ट टाइम नहीं था। ये वाला हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन भी और नाबार्ड का टॉपिक भी। कोई दिक्कत है? No, ma'am. चलो जी, फिर मैम समरी। वो ट्री बेस्ड कम्युनिटी बताना एक बार। ट्री बेस्ड कम्युनिटी किसका क्वेश्चन है ये? मैम अनामिका। ऐसी कम्युनिटी जो ट्री पे बेस्ड है, पेड़ पत्तों पे बेस्ड है, बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये हमारे किसान नहीं, कबीलेवासी हो गए ट्राइबल पीपल, या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्राइब्स हो गई जिनका बेसिकली क्या है, वो पेड़ पत्ते जंगलों में रहते हैं। इस तरह की जो कम्युनिटीज होती है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम नाबार्ड करता है, यानी कि उनके कबीलों तक, उनके गांव दूर दराज तक चीजें पहुंचाने का काम या फिर उनकी डेवलपमेंट का काम नाबार्ड करता है। बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारी आम जनता के साथ नहीं रहते। जैसे हम लोग यहाँ पर शहर, हमारे गाँव बिल्कुल पास पास है, ये बहुत दूर दराज रहते हैं, कहीं पर एक छोटी सी जगह में बनाकर। इनकी कम्युनिटी में लोग भी ज्यादा नहीं होते, 1000-2000 मुश्किल से लोग होते होंगे।
1000-2000 भी पता नहीं होते हैं या नहीं होते, तो वो होते बिल्कुल ही माइनॉरिटी में आती है ट्री बेस्ड कम्युनिटी, उनके लिए काम करता है नाबार्ड, दूर दराज जाकर उनको भी हेल्प करता है। ओके मैम। इसमें देखा होगा मैम वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी, हाँ मैम फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी वो एक्सप्लेन कर दो। फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी जिसके अंदर फाइनेंस इंक्लूड हो, इंक्लूजन इंक्लूड हो, यानी कि ऐसी पॉलिसीज में वो साथ निभाएगा आपका जहां पर आपका फाइनेंस जो है इंक्लूसिव होगा। मतलब लोगों को नाबार्ड बना क्यों है? क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए, फाइनेंशियल फैसिलिटीज के लिए। तो जब फाइनेंशियल पॉलिसीज बना रहे हो तो इसको इंक्लूड करो, क्योंकि ये भी सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है, तो ये इंक्लूडेड रहता है हर उस पॉलिसी के पार्ट में जहां पर फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स है। क्योंकि फाइनेंस जब भी आएगा मार्केट में तो दो सेक्टर्स को पक्का अफेक्ट करेगा, गांव को और एग्रीकल्चर को, और दोनों को काम कौन संभाल रहा है? नाबार्ड। तो इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा आपको। ओके मैम। और बताओ। चलो जी, अब अगर किसी का डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। मैम कल टेस्ट है किस बाय चैप्टर का? मैम। थर्सडे को। थर्सडे ओके मैम। ठीक है, खुश अब। एमसीक्यू पूछने में। ओके और मैम मैम। कल क्लास है फिर? हाँ, कल क्लास होगी, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कल क्लास, बिल्कुल फ्रेश क्लास। मैम अगर MCQ पूछने एमसीक्यू में। पढ़े, उनमें कोई डाउट हो तो कल पूछ ले, अभी तो पढ़े ही नहीं। हाँ ना ना, एक दिन मिल गया आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, आज पूछना चाहिए था। एमसीक्यू मैम अभी पूछने सिर्फ में। चैप्टर पढ़ा था, एमसीक्यू नहीं पढ़े असाइनमेंट से। नहीं नहीं, अब अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप करना, जैसे टाइम होगा उस तरह से क्लियर किया जाएगा डाउट। कल तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। आज स्पेशली इसीलिए था डाउट सेशन के लिए। हाँ मैम असाइनमेंट में ना मतलब मिक्सअप है सारे एमसीक्यूज 2-3 चैप्टर के मिला के। फिफ्थ चैप्टर में आपके थोड़े से मिक्सअप हैं, क्योंकि वो फिफ्थ चैप्टर ना लास्ट में आता है, तो कुछ कुछ चीजें ना इंक्लूसिव है फोर्थ चैप्टर के साथ, तो एक दो Yes, क्वेश्चन ही ma'am. होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, स्किप कर देना उसमें। मैम स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा लग रहा था कि आता ही नहीं है कुछ भी, और आगे बढ़ा तो तो फिर थोड़े धीरे बहुत धीरे आने क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपका ना, ये जो असाइनमेंट्स मिलते हैं वो पास्ट ईयर बेस्ड होते हैं। तो पहले क्या होता था ना, कुछ चैप्टर मिक्सअप होते थे, चैप्टर नंबर 5 इतना छोटा नहीं होता था, बड़ा होता था पहले चैप्टर में, तो इस वजह से वो चीजें थोड़ी सी मिक्सअप है। क्योंकि ऑथर तो ये है ना, नई चीजें दोबारा रिपीट करता रहता है, पुरानी चीजें तो एज इट इज चलती रहती है, इस वजह से क्वेश्चंस उसने सारे उठाए हैं, पास्ट 10 इयर्स के भी हैं, नए भी हैं, तो सब कुछ आपको मिक्सअप ही मिलेगा उसमें। कोई बात नहीं, पढ़ लेना, जो नया लगे, ऐसा लगे जो हमने नहीं पढ़ा उसको स्किप कर देना, टेस्ट में नहीं आएगा वो फिर। ओके मैम। ओके मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।